हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएफएम में से मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4 हम देखने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का। फर्स्ट वीडियो की बात करें तो वहां पे आपने बेसिक्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे। सेकेंड वीडियो की बात करें तो वहां पे आपने समझा कि शेयर किस प्रकार से इशू किए जाते हैं, क्या क्या अलग फेज होते हैं उसके, ठीक है। थर्ड वीडियो में आपने क्या समझा था? थर्ड वीडियो में आपने देखा कि इक्विटी कैपिटल्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में अच्छे ढंग से आपने समझ लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल एक्रूवल्स क्या होता है और टर्म लोन्स के बारे में, ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनल एक्रूवल्स क्या होता है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इंटरनल, इसका मतलब बिजनेस में ये इंटरनली इस चीज को क्या किया जाता है, रिटेन। एक्चुअली इसका दूसरा नाम यदि हम बोले तो इसका दूसरा नाम होता है रिटेन अर्निंग। ये दूसरा नाम इसका है रिटेन अर्निंग। इसका मतलब बिजनेस में जो भी आपका अर्निंग्स होता है, अर्निंग्स कहने का मतलब प्रॉफिट यहाँ पे है, ठीक है। कि प्रॉफिट जो है उसे आप रिटेन कर लेते हैं, जब बिजनेस में ही रख लेते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, तो उसे ही रिटेन्ड अर्निंग या इंटरनल एक्रूवल्स के नाम से जाना जाता है। ये अभी इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल में अभी हम बात कर रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग क्या है कि जो भी प्रॉफिट, जैसे कि बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉफिट भी तो होगा, तो मतलब यदि प्रॉफिट होता है, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, तो यदि प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है कि शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिसे डिविडेंड के फॉर्म में आप जानते हैं कि डिविडेंड देना होता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। लेकिन जब डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट को, ये जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट को इसे रिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है बिजनेस में, तो इसे ही इंटरनल एक्रूवल्स या रिटेन्ड अर्निंग के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए, internal accruals refer to the funds generated by a company from its business operations या profit। बिजनेस ऑपरेशंस मींस क्या हो गया कि प्रॉफिट जो है वहां से जब आप जनरेट करते हैं, फंड को जनरेट करते हैं मतलब आप रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं प्रॉफिट अमाउंट को, तो वही आपका इंटरनल एक्रूवल्स है। यहां पे बिजनेस से ही आप क्या कर रहे हैं कि जनरेट कर रहे हैं प्रॉफिट को, बाहर से नहीं ले रहे हैं, बाहर से कहीं आप शेयर इशू करके नहीं ले रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं, कहीं से नहीं ले रहे हैं। आपको जो प्रॉफिट हुआ उसी से आपने जनरेट किया फंड को। तो इंटरनली आप जब बिजनेस से फंड जनरेट करते हैं तो यही आपका इंटरनल एक्रूवल्स होता है। अब इंटरनली कब करेंगे? जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आप उसे रिटेन करेंगे, है ना। लॉस के केस में आप क्या करेंगे? चलिए लॉस है, तो प्रॉफिट के केस में जब आप रिटेन करते हैं, यही आपका इंटरनल एक्रूवल या रिटेन्ड अर्निंग है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि एज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस नो कंपनी कैन और वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर अर्निंग आफ्टर टैक्स टू द शेयर होल्डर्स। वही है कि कोई भी कंपनी है तो वो नहीं चाहती है कि सारे के सारे जितने प्रॉफिट हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ पार्ट को वो रख लेती है। बात समझ में आ रही है? वही रिटेन अर्निंग है। देयर आर ऑल्सो dividend distributions rules which the regulators want to manage to follow। अब यहां पे क्या है कि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है कि अब हमेशा तो आप सारे जो भी प्रॉफिट हुए रिटर्न तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हुए उसे डिविडेंड देना भी होता है। तो जो पार्ट आप रख रहे हैं रिटर्न करके अपने बिजनेस में, वो रिटर्न अर्निंग है। कुल मिलाकर के हर जगह यही बात है कि जो आप बिजनेस में, जो फंड आपके जनरेट हुए हैं, जो प्रॉफिट हुए हैं, उस फंड को यदि आप अपने बिजनेस में रखते हैं, रिटेन करते हैं, तो वही आपका इंटरनल एक्रूवल्स या रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है, ठीक है। As a result, part of the profit after tax is retained in the company, which is usually reflected in the general reserve। देखिए ध्यान से समझिए कि जब भी रिटेन्ड अर्निंग किए जाते हैं, जब भी आपके शेयर्स की बात करें और शेयर्स कैपिटल्स की बात करें, तो वहां पे जो डिविडेंड दिया जाता है, यदि प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि सारे जो खर्चे हैं माइनस करने के बाद जो आपको टैक्स देना है, वो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो टैक्स देने के बाद कितना बच रहा है आपको, उस अमाउंट को आप डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं, या यदि आप अपना रिटेन करना चाहते हैं तो उसे रिटेन भी कर सकते हैं। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्या समझा? कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मतलब जो प्रॉफिट है वो टैक्स देने के बाद ही जो बचा है उसे ही आप इंटरनल एक्रूवल्स या रिटेन अर्निंग या डिविडेंड के फॉर्म में देंगे।
प्रॉफिट जो है वो टैक्स देने से पहले की नहीं, प्रॉफिट जो होगा वो टैक्स देने के बाद की यहाँ बात हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। देखिए ये जो इंटरनल एक्रूवल्स है, क्या कह रहा है कि दीज रिटेन्ड प्रॉफिट आर इंटरनल एक्रूवल्स ऑफ द कंपनी। यही जो आपका रिटेन्ड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट को आप रिटेन कर लेते हैं, सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, तो यही आपका इंटरनल एक्रूवल्स होता है कंपनी का। ठीक है, दीज अराइज आउट ऑफ द कैश प्रॉफिट। अब यहां पे बात हो रही है कैश प्रॉफिट की। कैश प्रॉफिट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इंटरनल एक्रूवल्स होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं, ये कैश प्रॉफिट का पार्ट है ना। कैश प्रॉफिट जो होता है उसी से आप रिटेन अर्निंग करते हैं। कैश प्रॉफिट क्या होता है कि कैश में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, नॉन कैश प्रॉफिट को आप यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे नॉन कैश प्रॉफिट आपको किस प्रकार से आपका इंटरनल एक्रूवल्स को बढ़ाता है, सो ध्यान दीजिए। एक तो है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि टैक्स देने के बाद आपका जो प्रॉफिट है उसे आप कंसीडर करेंगे जब इंटरनल एक्रूवल्स आप निकालते हैं, जब आप रिटेन करते हैं कुछ पार्ट को। दूसरा है कि नॉन कैश प्रॉफिट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजंस और रिजर्व्स। अब यहां पे अभी बताया हमने कि नॉन कैश प्रॉफिट है, लेकिन यहां कह रहा है कि जो यहां भी हमने बताया कि कैश प्रॉफिट जो है वो इंटरनल एक्रूवल्स में देखे जाते हैं कि कितना कैश प्रॉफिट आपको हो रहा है। लेकिन यहां पे एक वर्ड आ रहा है कि नॉन कैश प्रॉफिट जो है वो चार्ज किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्या है? जैसे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, तो वो फिक्स्ड एसेट्स को आप रिवैल्यू करवाते हैं, वैल्यूएशन उसका दोबारा करवाते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन करवाया था उस समय जो वैल्यू था उससे आपका बढ़ गया है वैल्यू। अभी आप इसे सेल नहीं कर रहे हैं, इसे आप बेच नहीं रहे हैं, लेकिन जब इसको दोबारा रिवैल्यू करवाया आपने तो इसका वैल्यू बढ़ गया है। तो वो जो वैल्यू बढ़ा है, तो वो एक्चुअल में आपके पास कैश तो जनरेट नहीं हो रहा है, वो नॉन कैश प्रॉफिट है। वैल्यू बढ़ गया, अच्छी बात है, वैल्यू बढ़ा इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन वो नॉन कैश प्रॉफिट है, आपको कैश के फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसे हम सेल कर ही नहीं रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये नॉन कैश प्रॉफिट है, ये चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चार्ज होना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे दिखाया जाता है। ठीक है, और किस फॉर्म में? प्रोविजंस के फॉर्म में और रिजर्व्स के फॉर्म में इसे रखा जाता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के रूप में ये रहता है। तो इसे भी यहां पे देखा जाता है क्या, जब आप इंटरनल एक्रूवल्स निकालते हैं। तो दूसरी बात है, और क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशंस भी चार्ज किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद ये सारी चीजों के बाद जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, उसके बाद आप इंटरनल एक्रूवल्स को निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशंस को चार्ज करने का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशंस क्या है? एक खर्चा है। ठीक है, तो खर्चे हैं तो इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखाना पड़ता है। और इससे फायदा ये होता है कि आपका जो कैश है, कैश जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहां ये आपको 3 पॉइंट को ध्यान देना है कि जो इंटरनल एक्रूवल्स निकालता है, एक तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की सारे खर्चे माइनस करने के बाद, टैक्स देने के बाद आपका जो कैश प्रॉफिट है उस चीज पे आप इंटरनल एक्रूवल्स को निकालेंगे। लेकिन उससे पहले भी क्या है कि यदि आपका नॉन कैश प्रॉफिट है तो उसे भी आप चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे फिर क्या है कि डेप्रिसिएशन यदि आप चार्ज कर रहे हैं तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले आपको दिखाना है। फाइनली आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा उसके बाद उसके बाद आप डिविडेंड पे करना चाहते हैं डिविडेंड पे करेंगे, या इंटरनल एक्रूवल्स आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने इनकम को रिटर्न करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, तो भी बिजनेस में आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को आपने समझ ली। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पे एक चीज और समझिए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यदि आपके पास है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके पास है, तो यहां और क्या करना है आपको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? जिसे आपको प्रेफरेंस देना है, यदि प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले फिक्स्ड डिविडेंड जो होता है वो उसे पे करना होता है। यदि एक साल आपने नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो यदि आप डिविडेंड देते हैं उसे, पहले डिविडेंड आपको प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिटेन अर्निंग करेंगे। प्रॉफिट का जो पार्ट है वो आप रिटेन करेंगे, वो आप अपने बिजनेस में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहां डिविडेंड देना भी मस्ट है, यदि आप डिविडेंड उसे दे रहे हैं। और यदि नहीं दे रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम देंगे, तो उस केस में फिर अलग चीज है कि रिटेन अर्निंग आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या समझा यहां पे, यहां है कि इफ द कंपनी हैज प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट, यदि उसे डिविडेंड देना है, द सेम विल रिड्यूस द रिटेन्ड अर्निंग, तो वैसे केस में जो आपका डिविडेंड का पार्ट है निकल जाएगा, तो आपका रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट कम हो जाएगा। इसका मतलब अब जो आप रिटेन्ड अर्निंग करेंगे वो कम अमाउंट होगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड के रूप में आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया है। कि डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ इंटरनल एक्रूअल्स, डेप्रिसिएशन भी आपका इंटरनल एक्रूअल्स का पार्ट होता है, यहां तो अभी समझा हमने। लेकिन ये किस प्रकार से काम करता है, जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एज इट इंक्रीज रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द कैश बैलेंस, आपके कैश बैलेंस को बढ़ा देता है, आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। प्रॉफिट कैसे बढ़ाता है अभी यहां पे हम समझते हैं। देखिए, अभी सपोज करिए कि आपका इनकम हुआ है, इनकम जो है, इनकम क्या होता है, इनकम कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है जब तक में इसमें सारे खर्चे आप माइनस नहीं करते हैं। तो 100 रुपीज का आपका इनकम हुआ बिजनेस में, ठीक है, ये इनकम प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट क्या होता है कि सारे इनकम जो है और सारे खर्चे जब आप उसको माइनस करते हैं सारे इनकम में से, तो फिर आपका प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि इनकम आपका बिजनेस में 100 रुपीज का हुआ है। अब यहां पे खर्चे सारे माइनस करने, आप सपोज करिए कि यहां खर्चे आपके जो है सो सारे खर्चे जब आप माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस जो है, ये एक्सपेंसेस आपका यहां पे 40 रुपीज का हुआ है, सपोज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट जो होगा, ये प्रॉफिट होगा 60 रुपीज का। यहां तो आपने देख लिया कि प्रॉफिट 60 रुपीज का है, लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर। ये आपका प्रॉफिट जो है, ये एक तरह से ऐसे कहिए कि ये जो इनकम है, इनकम जो है सो बिफोर टैक्स है, ईबीटी है, इनकम बिफोर टैक्स, कि अभी टैक्स आपने पे नहीं किया है, उससे पहले का ये इनकम आपका है, आपको टैक्स भी देना है। तो यहां पे टैक्स आप यदि देते हैं, टैक्स सपोज करिए कि 10% है, इसका मतलब है 60 का 10% आप 6 रुपीज आप क्या करेंगे, टैक्स देंगे। ठीक है, तो टैक्स देंगे 6 रुपीज, तो अब आपको जो है सो 54 रुपीज यहां पे एक्चुअल में ये जो निकल के आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया, कि टैक्स देने के बाद आपका प्रॉफिट 54 रुपीज निकल के आया। ठीक है, अब इसमें चाहे तो आप अपना रिटेन अर्निंग कर सकते हैं या डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं, जैसा अपना कंपनी आपकी डिसाइड करती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट आप रिटेन कर लेंगे और कुछ पार्ट आप डिविडेंड के फॉर्म में दे देंगे। समझ में आ रही है? आप रिटेन तब करेंगे जब आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसे आप डिविडेंड देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप रिटेन करेंगे। और चाहते हैं कि जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसे डिविडेंड पे नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप देख सकते हैं, लेकिन ये कब देखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब प्रॉफिट जो है वो टैक्स देने के बाद आपका बचता है उस केस में। यहां पे हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट किस प्रकार से आपको बढ़ा सकता है। तो इसके लिए अभी यहां पे आपने देख लिया कि 54 रुपीज आपका टैक्स यहां पे सॉरी प्रॉफिट आपका हो रहा है। अब हम यहां डेप्रिसिएशन को रोल में लाते हैं। देखिए, अब उसी तरह से यहां पे हम मानते हैं कि आपका इनकम जो है वो इनकम आपका 100 रुपीज है, एक्सपेंसेस यहां पे आपका 40 रुपीज है, जिस तरह से इसमें देखा था अभी। तो 60 रुपीज आपका क्या है कि 60 रुपीज आपका आया जो इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है। अब यहां डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को मानते हैं, या डेप्रिसिएशन आपका कितना है, 5 रुपीज आप डेप्रिसिएशन सपोज करिए कि यहां माइनस कर रहे हैं। तो ये 55 रुपीज क्या हो गया, 55 रुपीज आपका हुआ ये हुआ अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स यहां पे आपका 60 रुपीज हुआ था, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस आपने माइनस किए, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किए थे। लेकिन यदि डेप्रिसिएशन को, ये डेप्रिसिएशन को यदि आप यहां माइनस करते हैं, तो अब आपका जो है अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का अर्निंग आपका 55 रुपीज है। अब यहां आपको टैक्स देना है, टैक्स आप सपोज करिए 10% देंगे, तो 10% देंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा 5.5 रुपीज आप टैक्स दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 49.5 रुपीज जो हो गया, ये आपका टैक्स देने के बाद का अमाउंट हुआ। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 49.5 रुपीज हुआ। अब यहां जो आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था उसे आप प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54.5 रुपीज। क्यों 54.5 रुपीज हो गया, अब एक्चुअली में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 55.4 रुपीज हुआ, सॉरी 54.5 रुपीज हुआ।
क्यों? क्योंकि यहां डेप्रिसिएशन जो माइनस किया था, एक्चुअली ये खर्चा तो है, लेकिन कैसा खर्चा है? ये आपका है नॉन कैश खर्चा, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। मतलब ये कैश में आपको खर्चा नहीं किया है आपने। तो जब नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो इस यहां पे प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो कैश का निकाला जाता है, कैश प्रॉफिट कितना होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसके लिए यहां पे आप प्लस कर देंगे। आपका क्वेश्चन होगा सर यदि यहां पे प्लस करना ही था तो यहां माइनस क्यों किया? इसलिए माइनस किया गया ताकि इंटरेस्ट आपको, सॉरी, टैक्स आपको कम देना पड़े। यहां पे टैक्स आपका 5.5 ही देना पड़ रहा है, लेकिन यहां पे देखिए टैक्स आपको 6 रुपीज देना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए टैक्स में आपको बेनिफिट मिल पाए, इसीलिए डेप्रिसिएशन को आप पहले टैक्स पे करने से पहले आप माइनस कर लेते हैं ताकि टैक्सेबल इनकम आपका कम हो जाए, और उसके बाद आप टैक्स पे करते हैं, और फाइनली फिर आप जो डेप्रिसिएशन को माइनस किया था वो डेप्रिसिएशन को आप प्लस कर देते हैं। तो यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 54.5 निकला, यहां पे आपका जो है सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 निकला। तो ये कैसे हुआ? डेप्रिसिएशन को आपने यूज किया यहां पे। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो वही कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज द is a part of internal accruals as it result in increasing the cash balance available to the company, कि कंपनी को कैश का बैलेंस बढ़ा देता है, प्रॉफिट बढ़ा देता है, इवन दो, लेकिन इट डज नॉट अफेक्ट द जनरल रिजर्व्स, लेकिन ये कोई अलग से रिजर्व्स क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ आपके प्रॉफिट बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है यदि आप पहले इसे माइनस कर लेते हैं तो। ठीक है, therefore cannot be used for declaring dividend and issue of bonus share। तो नहीं डेप्रिसिएशन को आप बोनस शेयर्स के रूप में आप इसको इशू कर सकते हैं, और नहीं आपका डिविडेंड में ये आपका बेनिफिट करता है। ये बेनिफिट करता है किसमें? कि आपका जो कैश जो है उस बैलेंस को, कैश के बैलेंस को बढ़ा देता है, प्रॉफिट के बैलेंस को ये बढ़ा देता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यदि समझ आया है तो ठीक है, ऐसे आगे इसके बहुत ज्यादा यूज है, पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज इसका करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन किस प्रकार से आपके जो है सो अफेक्ट करता है प्रॉफिट को। ठीक है, आगे कह रहा है कि इंटरनल एक्रूअर्स कैन आल्सो इंक्लूड अदर रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ करेंट प्रॉफिट बट पोस्ट टैक्स। देखिए इंटरनल एक्रूअल्स और भी जैसे क्या है कि दूसरे रिजर्व्स है, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट्स को एक्चुअली में सेल कर दिया तो वहां से भी रिजर्व्स आपके आ जाएंगे, वहां से भी प्रॉफिट आएगा, जो कि क्या है कैपिटल रिजर्व्स के रूप में आप रखते हैं। तो अभी उसका पार्ट भी आप तरह से इंटरनली एक्रू कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। तो अदर रिजर्व्स भी जो है वो भी आपका इंटरनल एक्रूअल्स में क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए कि जो भी यहां पे हम रिटेन करते हैं वो पोस्ट टैक्स के बाद ही करते हैं। पोस्ट टैक्स कहने का मतलब टैक्स पे करने के बाद यहां पे इंटरनल एक्रूअल्स किए जाते हैं, रिटेन अर्निंग किए जाते हैं। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत मैंने करी यहां पे। समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था ये, है ना पॉइंट, ये पैराग्राफ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये बाद में भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट को। तो ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे आपका है कि ये जो इंटरनल एक्रूअल्स है, इंटरनल एक्रूअल से क्या बेनिफिट होता है, कंपनी को क्या फायदा है, इसकी बात हम करते हैं। तो एडवांटेज देखते हैं कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंटरनल एक्रूअल्स। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंटरनल एक्रूअल्स आप कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग कर सकते हैं आप, एक्सेप्ट, लेकिन कि डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसको डिविडेंड देने के बाद आप ये काम करते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसको यदि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें आपको फिक्स्ड है कि कुछ जो फिक्स्ड परसेंटेज है वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में देना होता है। किसे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद इंटरनल एक्रूअल्स आप कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग कर सकते हैं। एक एडवांटेज है कि जब चाहे ये चीज आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, आपके जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये सारे डिसीजन लेते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दीज कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म पर्पस रेडली अवेलेबल। चाहे आप इसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनल एक्रूअल्स डू नॉट हैव एनी कॉस्ट
फॉर यूज और सर्विसिंग। अब क्या इंटरनल एक्रूवल के लिए अलग से आपको कोई खर्चे नहीं करना है। जैसे आप शेयर यदि इशू करते हैं तो उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च लगता है आपको, उसके जो डिविडेंड है डिविडेंड पे कर, यहां तो आपने रिटेन कर लिया इसे ना, तो इसके लिए अलग से कोई खर्चे आपको नहीं करने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि द यूज ऑफ अवेलिंग ऑफ इंटरनल एक्रूअल्स डज नॉट चेंज द ओनरशिप स्ट्रक्चर्स और रिजल्ट इन द डायल्यूशन ऑफ द कंट्रोल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप रिटेन अर्निंग करते हैं, इंटरनल एक्रूअल्स अपना बढ़ाते हैं, तो वैसे केस में आपका ओनरशिप का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होता है। मतलब यदि आपके पास अभी 40% का यदि आपके पास स्टेक है तो ये आपका बरकरार रहता है, इसमें आपका डायल्यूशन नहीं होता है, कमी नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि नया शेयर इशू कर नहीं रहे हैं, नए शेयर होल्डर्स आपके यहाँ पे बढ़ नहीं रहे हैं। तो जब नए शेयर होल्डर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ओनरशिप जैसे पहले था वैसे ही ओनरशिप अभी भी रहेगा, ठीक है। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग दिस फंड, वह कि अलग से कोई कॉस्ट इसका नहीं देना पड़ता है इसके लिए, रिटर्न अर्निंग करने के लिए, ठीक है। आगे डिसएडवांटेज, अब इसका डिसएडवांटेज भी कुछ है, क्या है कि जब आप रिटर्न अर्निंग करते हैं तो इसमें क्या है कि डिविडेंड आप कम पे करते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, मायूस हो जाता है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स है वो चाहता है कि हमें डिविडेंड मिले, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि डिविडेंड मिले। माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स हैं वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो पार्ट उसे डिविडेंड के फॉर्म में मिलना चाहिए था वो पार्ट उसे मिला नहीं, तो इसलिए कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक फायदा, एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है। दूसरा है कि द कंपनी कैन नॉट बिल्ड अ गुड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रिजल्टिंग इनटू लेसर इंटरेस्ट बाय इन्वेस्टिंग पब्लिक। अब कह रहा है कि यदि आप यदि आप डिविडेंड नहीं पे करते हैं और मैक्सिमम पार्ट आप रिटेन कर लेते हैं, एक्रूअल जो इंटरनल एक्रूअल्स है उस रूप में रख लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है कि ये कंपनी जो है तो डिविडेंड देती ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो वैसे केस में पब्लिक भी आप में आपकी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है ज्यादा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं टर्म लोन्स की। टर्म लोन्स में इसका मतलब है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या था, इक्विटी का पार्ट था। इक्विटी मीन्स क्या है कि जहां पे आपको अपना ऑनरशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जहां ऑनरशिप सेक्रीफाइस करते हैं, जो आपने फंड रेज किया उसे वापस नहीं करना है आपको, और सिर्फ क्या करना है कि डिविडेंड के फॉर्म में देना है। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बाकी डिटेल में तो आपने पढ़ा ही है। दूसरी बात है कि यहां जो हम पढ़ने वाले हैं वो डेट के बारे में पढ़ेंगे। डेट क्या होता है, एक कर्ज है जहां आपको उसको वापस भी करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जैसे कि आपका टर्म लोन उसका एक एग्जाम्पल है। टर्म लोन के केस में हम क्या करते हैं, यहां पे समझिए। टर्म लोन्स क्या हो गया कि टर्म मतलब एक समय के लिए लेते हैं, जब एक लोन एक समय के लिए लेते हैं, कुछ समय के लिए लेते हैं, तो वही आपका टर्म लोन्स होता है, जहां पे आपका शॉर्ट टर्म्स लोन, मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं आप, ठीक है। और टर्म लोन का पर्पस क्या होता है, ये जनरली जो होता है वो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस आपका है उसको एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को टर्म लोन्स लिए जाते हैं, या कोई नया बिजनेस यदि एस्टैब्लिश किया है तो उसके लिए उस केस में भी आप टर्म लोन्स को यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। वहीं यदि वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है कि डे टू डे खर्चे जो है बिजनेस में, उसके लिए आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लेते हैं। जब आपको डे टू डे खर्चे जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए जो खर्चे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आप यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे समझिए कि दिस सोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी एंड रिलेटिवली चीपर टू सर्विस। ये जो है, ये जो टर्म लोन की बात करें या किसी भी डेट की बात करें, कोई भी कर्ज की बात करें, तो ये आपका इक्विटी से सस्ता पड़ता है। मतलब इक्विटी महंगा पड़ता है, ये क्या बात हुई, मतलब इक्विटी में आपको सिर्फ ओनरशिप देना पड़ रहा है, वहां पे आपको पैसे लौटाने नहीं पड़ रहे हैं, सिर्फ डिविडेंड देना पड़ता है जब प्रॉफिट होगा तब। तो फिर भी ये इक्विटी आपका महंगा है। और डेट में आपको डेट भी वापस करना है जो कर्ज है, और इसके साथ इंटरेस्ट भी आपको वापस करना है, तो ये आपका सस्ता पड़ता है। जी ये सही है, इक्विटी आपका महंगा पड़ता है, और जो डेट है, जैसे टर्म लोन की बात करें या तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें, ये सारे आपके सस्ते पड़ते हैं यदि आप कंपेयर करते हैं इक्विटी से। तो जी बिल्कुल सही है ये।
लेकिन मैं कहता हूं ये इक्विटी के बारे में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था क्लीन फाइनेंस के बारे में। क्लीन फाइनेंस क्या होता है कि वैसा फाइनेंस जो आपको कॉस्टलीएस्ट होता है, महंगा फाइनेंस होता है, वो क्लीन फाइनेंस कहलाता है। तो इसीलिए आप याद रखिए कि जो इक्विटी होते हैं वो महंगे फाइनेंस में आते हैं, और जो डेट होते हैं जैसे आपके लोन्स हो गए हैं ये सस्ते फाइनेंस में आते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या है वो आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। कुछ तो बताया भी गया था फर्स्ट वीडियो में, और बाकी यहां पे धीरे धीरे अभी समझ में आपको और भी आएंगे। अब देखिए, यदि आप लोन की बात करें, लोन भी आप लॉन्ग टर्म्स के लिए ले सकते हैं, और जो इक्विटी था वो भी इक्विटी भी आपका लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। यदि इक्विटी कैपिटल्स की बात करें तो ये तो परमानेंट ही आपके पास होता है, एक बार आपने ले लिया इक्विटी कैपिटल वो हमेशा के लिए आपके बिजनेस में होता है। वहीं यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो वो 20 ईयर्स के लिए लगभग होता है, 20 ईयर्स के बाद उसे रिडीम करना होता है एज पर गाइडलाइंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म्स के लिए ये भी होते हैं, और लोन जो है ये भी आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप जैसा चाहे यूज कर सकते हैं कि कौन सा आपको प्रीफर करते हैं, किस चीज के लिए, कौन आपको इजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं उस केस में। दूसरी चीज है कि आप जितना चाहे उतना लोन तो ले नहीं सकते हैं, इस पे भी कंडीशंस है। डेट इक्विटी रेशियो भी बताया गया था, डेट इक्विटी रेशियो, डीआर रेशियो, कि जितना भी आपके पास इक्विटी है उससे 2 गुना से ज्यादा आप डेट भी नहीं ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक कंडीशन होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इक्विटी की बात करें या डेट की बात करें, एज पर रिक्वायरमेंट लिए जा सकते हैं, दोनों आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए हो सकते हैं। अब देखिए, अब यहां हम बात करते हैं जो टर्म लोन है उसमें अलग अलग फीचर्स इसके क्या होते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं पीरियड के रूप में, इसके पीरियड कितने होते हैं, इसमें से अलग अलग इसके किस प्रकार से टर्म लोन है। तो यदि लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर से यदि आपका कम है, यदि पीरियड आपका जो होता है वो 1 ईयर से कम का होता है, तो ये आपका कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन। ये क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म लोन। वहीं यदि पीरियड आपका 1 साल से 5 साल के बीच में है तो ये आपका कहलाता है मीडियम टर्म लोन। और यदि पीरियड आपका 5 साल से 10 साल या तो फिर 5 साल से आपका ज्यादा का है तो वैसे केस में ये कहलाता है लॉन्ग टर्म लोन। देखिए, ये पीरियड का अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिए जो आपकी बुक है वो इस प्रकार से यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पीरियड के बारे में समझ लिया। ये आप आगे हम देखते हैं पर्पस। पर्पस क्या होता है टर्म लोन लेने का? तो टर्म लोन लेने का पर्पस होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को जब एक्सपेंड करना चाहते हैं या एक नया सेट ही करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, या तो आप कुछ बिजनेस जो शुरू कर रहे हैं उसमें असेट्स है ना, असेट्स को क्रिएशन कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपका पर्पस जो होता है वो टर्म लोन का होता है। लेकिन यदि आप डे टू डे जो खर्चे हैं उसे आप मीट कर रहे हैं, जो बिजनेस को रन करने में खर्चे लगेंगे, उसके लिए आप वर्किंग कैपिटल लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लेते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो मंथली भी इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, क्वार्टरली भी चार्ज हो सकता है, ईयरली भी चार्ज हो सकता है, और आपका हाफ ईयरली भी चार्ज हो सकता है। और एक और इसके अलावा आप बुलेट पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। ये बुलेट पेमेंट क्या होता है? बुलेट पेमेंट मतलब हो गया कि जब आप बुलेट पेमेंट मतलब जब एक ही बार में जब पेमेंट कर दिया जाता है, एक ही बार जब पे किया जाता है तो उसे बुलेट पेमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शंस होता है जब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीपेमेंट की। तो रीपेमेंट क्या होगा? वही है कि रीपेमेंट अभी जो हमने बात करी कि रीपेमेंट आप इसका मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, और बुलेट पेमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं रीपेमेंट की, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। अब इंटरेस्ट में थोड़ा सा और आप समझिए कि इंटरेस्ट जो होता है इसमें एक वर्ड आता है आपका मॉरेटोरियम का। मॉरेटोरियम क्या होता है कि जब आपको छूट मिलता है, क्या चीज का छूट मिलता है? आपको छूट मिलता है कि कुछ समय के लिए आप अभी पेमेंट इंटरेस्ट का नहीं भी कर सकते। जैसे कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो अभी एक्चुअली में वो प्रोजेक्ट जो है सो स्टार्ट नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वैसे केस में क्या है कि इंटरेस्ट का मॉरेटोरियम दिया जाता है कि ठीक है अभी इंटरेस्ट आप ना पे करें या प्रिंसिपल आप ना पे करें। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है जिसे आप मॉरेटोरियम के नाम से भी जाने जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि मॉरेटोरियम में क्या होता है कि
प्रिंसिपल जो है मोरेटोरियम टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए यदि आपका मोरेटोरियम दिया है, इसका मतलब प्रिंसिपल अभी पे ना करिए, इंटरेस्ट का पेमेंट आप चाहते हैं तो इंटरेस्ट का पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस होते हैं, या तो आप चाहते हैं तो पूरे जो है सो प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट ये दोनों का आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मोरेटोरियम मतलब आपको छूट मिल जाता है कुछ समय के लिए कि आप कुछ दिन के बाद से उसका जो है सो रिपेमेंट आपका स्टार्ट होता है। तो आपने पीरियड समझ लिया, पर्पस समझ लिया, इंटरेस्ट समझ लिया, रिपेमेंट समझ लिया। अब करेंसी, करेंसी क्या है, किसी भी करेंसी में आप लोन ले सकते हैं, इंडियन करेंसी में तो ले ही सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यदि आप चाहते हैं फॉरेन करेंसी में, तो जैसे आपने बीएफएम में पढ़ा था ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स, जहां पे आप क्या है फॉरेन करेंसी में भी आप क्या कर सकते हैं कि लोन ले सकते हैं। तो करेंसी के बारे में आपने समझ लिया कि डिफरेंट करेंसी में भी आप लोन चाहे तो ले सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी एक आपका है प्राइमरी सिक्योरिटी, दूसरा होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो भी सिक्योरिटी क्रिएट किए जाते हैं, जो बैंक के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, उससे तो वो बैंक पे क्या है उसका चार्ज क्रिएट किए जाते हैं, उस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट होता है बैंक का। यदि कोलेटरल है कि यदि जो बैंक के पैसे के अलावा जो दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, तो वो जो सिक्योरिटी है वो आपका कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे है फ्रेंड्स की अमाउंट ऑफ द लोन, ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं। अमाउंट ऑफ द लोन ये आपका वर्किंग कैपिटल के लिए है, बिजनेस के लिए है, लेकिन यहां पे अमाउंट ऑफ द लोन डिपेंड करता है आपका डीईसी रेशियो पे। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो जो अभी हमने बताया उस पे। डेट इक्विटी रेशियो मतलब यदि किसी कंपनी का जो डेट है वो 100 है, जैसे 100 डेट है, तो यहां पे इक्विटी जो सॉरी यदि कंपनी का यदि इक्विटी 100 है तो आपका डेट जो है वो मैक्सिमम आपका 200 हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका जो रेशियो होता है 2:1 है, कि यदि आपका डेट इक्विटी यदि 1 है तो आपका जो डेट है वो 2 हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका 2 टाइम्स होता है जो आप डेट लेंगे। आप पहले से ही आप सपोज करिए कि आपका इक्विटी जो है 100 है, ठीक है, और पहले से ही कहीं से लोन ले रखा है 20 का, तो 20 का ले रखा है, इसका मतलब अभी मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 180 ले सकते हैं, क्योंकि 20 आपने पहले से ले रखा है, तो ये मिला करके आपका 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका 2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि जितना भी आपका डेट है उससे सॉरी जितना भी आपका इक्विटी है इसके 2 गुने से ज्यादा आपका डेट नहीं होना चाहिए, 2 टाइम से ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो उसके आधार पे लोन का अमाउंट भी यहाँ पे फिक्स होता है। दूसरी चीज है कि मार्जिन, यदि आप कहीं पे कोई बिजनेस में फंड लगा रहे हैं तो उसमें खुद जो है जो बोरोवर्स हैं उसे भी अपना फंड लगाना पड़ता है, जिसे आप मार्जिन के नाम से जानते हैं। अप्रेजल है, अप्रेज करना पड़ता है बिजनेस में। यदि आप कोई बिजनेस है उसके लिए आप लोन दे रहे हैं तो उसको प्रॉपरली अप्रेज भी करना पड़ता है कि वो बिजनेस जो है सो इकोनॉमिकली वो वायबल है कि नहीं, टेक्निकली वो फिजिबल है कि नहीं, बिजनेस में हमारे लिए वो बैंक के लिए वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा कि नहीं। ये सारी चीजों का काम कहां किया जाता है, अप्रेजल्स में किया जाता है। एक देखिए आपका है कि डब्ल्यूसीटीएल, डब्ल्यूसीटीएल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया था लेकिन आपका बिजनेस सही से नहीं चला, जिसके लिए आप इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है उसके लिए टर्म लोन खोल दिया जाता है ताकि उसको एक ईएमआई के रूप में उसका पेमेंट वो करता रहे। ठीक है, तो ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। बात समझ में आ गई? आगे आपका है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि यदि आपने लोन लिया है तो लोन को आप क्या इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही होता है कन्वर्जन। तो देखिए नॉर्मली तो नहीं होते हैं, लेकिन यदि बैंक ने लोन दिया है और यदि वो चाहता है, यदि लोन का अमाउंट वापस नहीं आ रहा है, या तो बैंक यदि उसमें चाहता है कि यदि इसका जो एग्रीमेंट यदि पहले हुआ है ऐसा, तो लोन को इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि बैंक ने लोन दिया है तो बैंक को यदि वापस नहीं किया जा रहा है, या तो एग्रीमेंट पहले ही ऐसा किया गया, तो इस लोन के बदले में जो कंपनी है उसका उसमें जो है सो वो इक्विटी, कहने का मतलब शेयर होल्डर बन सकता है, बैंक ही शेयर होल्डर बन सकता है, और इसका जो मैनेजमेंट है उस पार्ट को देख सकता है ताकि बिजनेस अच्छा से रन कर पाए। तो ये भी ऑप्शन होता है, कन्वर्जन भी किया जा सकता है, लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया भी जा सकता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नॉर्मल केस में तो नहीं होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस केस में ऐसा देखने को मिलता है। मोरेटोरियम के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, तो इतना चीज आपको याद रखना है यहां पे लोन के बारे में, टर्म लोन के बारे में। ठीक है,
अब फ्रेंड्स एक चीज यहां पे और समझते हैं हम लोग क्या है कि कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन द लोन एग्रीमेंट। जब बैंक और जो कंपनी है उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है, लोन का एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो कंपनी है उसे डिक्लेयर करना पड़ता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड का जब भी वो रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगा, बोर्ड जब चेंज होगा मेंबर, तो वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा। इंडक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में भी वो बैंक को रख सकता है यदि वैसा वहां पे कंडीशंस उन्होंने लगाया है, तो बैंक ने लगाया है तो इंडक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है क्या कि प्रायर कंसेंट और अप्रूवल्स ऑफ द लेंडर्स इन मर्जर्स हेविंग ऑफ, ठीक है, कि जब मर्ज करते हैं, आप कंपनी से अलग होते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, इक्विटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया शेयर जारी कर रहे हैं, या अपना शेयर्स को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे केस में भी आपको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है। देखिए ये किस केस में होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नॉर्मल केस में आपको ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको लगता है सर ये सब चीज तो वहां पे होता नहीं, लेकिन जब एग्रीमेंट किया जाता है कंपनियों के साथ, तो ये सारी चीजों का भी वहां पे एग्रीमेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है, ठीक है। यहां तो मैं कुछ ही पार्ट बता रहा हूं, आपके बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है जो कि उतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट को यहां पे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट है कि यदि इन्फ्यूजन ऑफ एडिशनल फंड्स बाय द प्रमोटर, प्रमोटर्स के द्वारा और फंड लगाए जा रहे हैं, वो भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा किसे, बैंक को। प्रोहिबिशंस ऑफ विड्रॉवल्स ऑफ लोन, लोन को विड्रॉ यदि कर रहे हैं तो उस केस में भी। नेक्स्ट है कि कंसेंट रिक्वायर्ड ऑफ द लेंडर्स इफ एनी अदर लोन्स आर बीइंग रिपेड, कहीं दूसरे जगह लोन लिया है उसको आप रिपे कर रहे हैं तो उस केस में भी बताना है। री रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड पे आउट, जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो उस केस में बताना है, ठीक है। एंड सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर इम्पोज्ड ऑन द बोरोवर, ये सारे कंडीशंस को इम्पोज किए जाते हैं। अच्छा ये सारी चीज क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ बैंक का पैसा इन्वॉल्व होता है, और जब बैंक का पैसा इन्वॉल्व होता है तो उसका पैसा डूब ना जाए, इसलिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए जाते हैं। समझ में आ रही है। देखिए all the terms and conditions listed above are not a hindrance, albeit a few of them are beneficial और add value to improve governance of the borrower। और ऐसा नहीं है कि ये सारे कंडीशन जो लगाए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो ये कंपनी के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई बाधा नहीं है, बल्कि बात यदि करें तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल ही होता है, क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाता है, और यदि सही इंटेंशन के साथ कंपनी शुरू हुई है तो उसे ही फायदा होता है कि अच्छे से वो कंपनी रन कर पाए, क्योंकि कुछ डायल्यूशन ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए भी मॉनिटरिंग की जाती है इसकी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से फायदा ही होता है कंपनी का। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे कि इक्विटी बेटर है आपके लिए या आपके लिए लोन बेटर है, इक्विटी कैपिटल्स आपके लिए बेटर है या लोन, यदि आप लॉन्ग टर्म्स लोन लेते हैं वो आपके लिए बेटर है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्विटी में क्या क्या बेनिफिट है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए although there is expectations, the equity holders are not required to be paid compulsorily any reward or interest or compensations except in cumulative preference shares capitals। जैसे देखिए आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको शेयर होल्डर्स को देना है, नहीं हुआ है तो नहीं देना है, प्रॉफिट भी हुआ है उसे भी आप नहीं देना चाहते हैं तो रिटेन कर सकते हैं, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ एक फायदा होता है कि आपने ले लिया पैसा, शेयर होल्डर से पैसे उठा लिए, यदि आपको प्रॉफिट हुआ तो उसे दीजिए, नहीं हुआ तो नहीं दीजिए, प्रॉफिट होने के बाद भी आप चाहे तो रिटेन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उसे आपको पे करना होता है, और फिर भी यदि एक साल आपने पे नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आप पे कर देंगे। तो ये सारे जो है सो लिबर्टी यहाँ पे होता है इक्विटी कैपिटल के केस में। अनलाइक लोन, लोन से हट के यदि बात करें तो देयर इज नो रिपेमेंट इन्वॉल्वमेंट, यहाँ कोई आपको रिपेमेंट के रूप में आपको देना नहीं है, इंटरेस्ट पे करना नहीं है, रिपेमेंट आप उसको देना नहीं है, ठीक है। जो आपने लिया है शेयर होल्डर से फंड उठाए उसे वापस करना नहीं है, तो एक ये भी फायदा है। इट प्रोवाइड्स द रिस्क कैपिटल विच अदरवाइज इज डिफिकल्ट टू सोर्स। अब क्या है कि आपको यदि लोन बैंक से नहीं मिलता है, रिस्क कैपिटल्स, आपका कहने मतलब जो बिजनेस सही नहीं है, आपका रेटिंग सही नहीं है, बिजनेस आपको बैंक से लोन भी मिलना मुश्किल है, तो वैसे केस में जो है सो आपका एक ऑप्शन ये भी है कि आप इक्विटी के फॉर्म में उठा लें पैसा, ठीक है। इट गिव्स टू द होल्डर्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको एक ओनरशिप मिल जाता है कि हाँ कंपनी में वो भी मालिक है, जिसकी वजह से आसानी से आपको फंड भी रेज हो जाते हैं, तो ये सारे बेनिफिट है। नेक्स्ट है कि हायर अमाउंट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड्स द हायर लेवल ऑफ द सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस टू द लेंडर्स।
अब लेंडर, अब ज्यादा आपके पास इक्विटी है, जैसे मैंने बताया ना कि डेट इक्विटी रेशियो जो होता है, यदि आपके पास इक्विटी का अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में जो लोन देने वाले लेंडर्स हैं उसका भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है और वो भी आपके आसानी से लोन आपको दे देता है। तो ये सारी बेनिफिट किसके लिए है? ये बेनिफिट है जब आप इक्विटी के माध्यम से फंड्स को रेज करते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहां पे बात करते हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है क्या। तो हाउएवर बिफोर यू टेंड टू ऑप्ट for more equity from whatever sources you should consider the following drawbacks। तो इक्विटी का ड्रॉबैक्स भी है, इसके बारे में देखिए। Though there is no compulsory cost of servicing the equity capital, the equity shareholder expect a higher return than that required by other investors in view of the higher risk taken by them। Therefore, the cost of capital is considered to be higher than the cost of any other source of the capital। क्या कह रहा है कि यदि आपने ये तो सिंपली आपने देख लिया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें क्या है कि यदि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा आपने सिंपली सोच लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां भले ही आप उसे अलग से इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, उसका फंड को आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो भी आपको फंड दिया है वो ऐसे तो नहीं दे देगा। तो क्या है कि वो हायर रिटर्न भी चाहता है, वो चाहता है कि आपकी कंपनी से उसे प्रॉफिट हो, और यदि आपकी कंपनी सही नहीं है, इसका मतलब रिस्क है, तो उस केस में ज्यादा रिटर्न भी वो चाहता है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उसे आपको एक्सपेक्टेशंस का उसका पूरा करना है, इसलिए आपके पास एक बर्डन होता है। और ऐसे केस में कह सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर टू बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ एनी अदर सोर्स ऑफ द कैपिटल। ये उसकी यहां पे फिर कह सकते हैं कि कैपिटल का जो कॉस्ट होता है वो हायर कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। दूसरी चीज है कि आपको ऑनरशिप आपने दिया है, तो ऑनरशिप जो आपने दिया है तो उसके लिए ऑनरशिप के लिए भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, जिस रेशियो में ऑनरशिप आपने डाइल्यूट किया है उस रेशियो में प्रॉफिट भी आपको देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को जब आप प्रॉफिट पे करते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा पड़ता है इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड कि यदि आप रेज करना चाहते हैं फंड इक्विटी के माध्यम से, तो और ड्रॉबैक क्या है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू द इक्विटी इज जनरली हायर कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द रेजिंग अदर सिक्योरिटीज, है ना। इट टेक्स एक्सपर्ट एंड मार्केटिंग एजेंसीज टू अपील टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब to the equity, and one has to sell out huge amount in the form of advertisement, printing, brokerage commissions, underwriting commissions and the host of the compliance cost। बहुत सारे यहाँ खर्चे, जब आप शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको एक्सपर्ट को रखना पड़ता है ताकि आपके शेयर का ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। ठीक है, ज्यादा सब्सक्राइब हो सके, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो सके। एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, प्रिंटिंग खर्च होता है, ब्रोकरेज चार्ज भी देने पड़ते हैं, इसके लिए कमीशन पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज कमीशन। अंडर कि आपका शेयर जो है सो वो जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना शेयर आपका सब्सक्राइब हो सके, उसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन भी देना पड़ता है। तो ये सारे खर्चे हैं जो कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा देता है इक्विटी का, तो ये कहलाता है ड्रॉबैक्स। ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द इक्विटी कैपिटल can actually turn out to be higher than a debt because the dividend to be paid to the equity holders is out of the post tax profit। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और डिसएडवांटेज क्या होता है इक्विटी की बात यदि हम करें तो, कि जिस तरह से आपको बताया था कि यदि आपने लोन लिया है तो पहले आपको लोन के जो इंटरेस्ट है उसे आप माइनस करते हैं, फिर जाके प्रॉफिट निकालते हैं, उस पे आप टैक्स देते हैं। तो कहने का मतलब आपका टैक्स कम लगता है। लेकिन यदि इक्विटी की बात करें तो यहां पे डिविडेंड को आप माइनस नहीं कर सकते हैं, पहले आप टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे आप डिविडेंड देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टैक्स में भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है जब इक्विटी की बात हम करें तो। ठीक है, तो ये भी आप एक डिसएडवांटेज के रूप में है। ये जो होता है ये आपका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होता है कि टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट है उस पे डिविडेंड पे किए जाते हैं या रिटेन अर्निंग किए जाते हैं, इसीलिए यहां ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द डिविडेंड पेमेंट इज नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। उसी को कह रहा है कि यदि हम बात करें दूसरे वर्ड में तो डिविडेंड जो होता है वो नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस है, क्योंकि डिविडेंड भी तो एक खर्चा ही है ना एक तरह से कंपनी का, लेकिन वैसा खर्चा जो कि आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं देता है। नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, टैक्स में डिडक्ट आप नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट में डिडक्ट नहीं करते हैं, उसके बाद पेमेंट आप टैक्स का नहीं करते हैं, पहले आप टैक्स का पेमेंट करते हैं उसके बाद आप डिविडेंड पे करते हैं, तो इसलिए नॉट अ डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन द लोन इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। वही यदि इंटरेस्ट जो पे करते हैं लोन पे, ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है। पहले खर्चे माइनस कर लेते हैं जो इंटरेस्ट हुआ है, उसके बाद आप टैक्स पे करते हैं, जिससे आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। कौन? लोन की अमाउंट की बात करें तो। ठीक है, एज यू इंक्रीज द इक्विटी कैपिटल by inducing the public at large, you dilute your own holding, thereby losing the control on the ownership and ultimately the management। ठीक है, वही मैं अभी पहले बताया था कि जब आप शेयर्स के माध्यम से फंड आप अरेंज करते हैं ना, शेयर कैपिटल आप अरेंज करते हैं, उसके लिए आपको अपना जो ऑनरशिप है, अपना जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल, उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ता है, और अपना ऑनरशिप जो है उसे भी थोड़ा डाइल्यूट आपको करना पड़ सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं जो कि इक्विटी कैपिटल के रूप में आपको देखने को मिलता है। यही उसके उल्टे यदि बात करें तो यहाँ पे डेट में ये आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। आज का जो क्लास है ये मेनली आपका किस पे था, यहाँ पे आपने समझ लिया लोन किस प्रकार से काम करता है, इंटरनल एक्रूवल किस प्रकार से काम करता है। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बाकी इसके जो पार्ट बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।